गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। छात्र, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का यह दूसरा पार्ट। हमने आपको पहला पार्ट दिया था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। यह है आपको दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट भी हम लोग पूरा करेंगे। मैं आपको वादा किया हूँ कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक मैं यूट्यूब पर मैं देने वाला हूँ, तो मैं आपको रोज़ एक वीडियो अपडेट दे रहा हूँ। तो छात्र, आपको भी एक कर्तव्य बनता है कि यार आप इसे शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि भाई यूट्यूब पर आप बिल्कुल पहली बार, आज तक अभी ने किसी ने भी यूट्यूबर कोई ऐसा नहीं है कि जो अभी यूट्यूब पर दिया है। मैं आपको पहली बार मैं आपको 6 से लेकर दे रहा हूँ, ताकि हर बच्चे को समस्या की समाधान हो सके। क्योंकि हमारा शिक्षा व्यवस्था हमारे देश के बहुत ख़राब है भाई, इसलिए मुझे फ्री है ना। अगर मैं एक जगह अगर मैं क्लास चलाता तो भाई एक एरिया के बच्चों को मैं पढ़ाता, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे देश के सभी बच्चे पढ़ें, समझे। इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया हूं। है कि नहीं। तो हमारे देश की ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे उनको पढ़ने के लिए असुविधा मिलती है, उन्हें बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता है। गांव से अगर देहात में है तो गांव से बाहर बहुत कम को जाने दिए जाते हैं, क्योंकि वो महिला है कि नहीं। तो इसीलिए आप उन्हें शेयर करें, है ना। पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे हर तरह के। तो हमने शुरू करते हैं आज। देखो, मैंने आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जैसे रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ मिलकर एक नई पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये मैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैं बताया था। रासायनिक समीकरण क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा उस अभिक्रिया के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण दो तरह की होती है। रासायनिक समीकरण होती है दो तरह की। पहली होती है संतुलित, दूसरी होती है असंतुलित, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। संतुलित समीकरण उसे कहते हैं जो वैसी अभिक्रिया जिसके दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान हो, यानी बराबर हो, उसे हम बोलते हैं संतुलित समीकरण। वैसी अभिक्रिया जिसके तत्वों की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं हो, उसे बोलते हैं असंतुलित समीकरण। मैं इतना पढ़ा दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि भाई मैंने देखा था समीकरण के बारे में, समीकरण के क्या गुण था। तो जब समीकरण अभिक्रिया जब होती है तो रंग में परिवर्तन होती है, ताप में परिवर्तन होती है, अवस्था में परिवर्तन होती है ना। ये सब चीज़ परिवर्तन होती है। तो हम लोग इसके बारे में देख लेता। अब हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली जानकारी, प्राप्त होने वाली सूचनाएं उससे हमें क्या क्या प्राप्त होती है। देखो, अगर हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसमें क्या क्या मिलेगा। देखो, अगर हम एक रासायनिक ये लिखा है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ हमने अभिक्रिया करा, तो हम लोग का पास एक क्या क्या जानकारी इससे मिलने वाली है। तो क्या जानकारी मिलेगा आपको। सबसे पहले तो आपको जानकारी मिलेगी कि देखो, इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक, है ना, रिएक्टेंट ये बोलती है। इससे बोला जाता है प्रोडक्ट, प्रतिफल। ओके, तो इससे हम लोग पता चलता है कि पहला जानकारी मिलता है कि अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्वों के संकेतों एवं सूत्रों के बारे में जानकारी मिलता है। किससे? तो वो मिलता है रासायनिक समीकरण से। लिखना पहला बात, अभिकारक एवं प्रतिफलों के, है ना, सूत्रों एवं संकेतों के बारे में पता चलता है।
ये पहला इसका जानकारी मिलता है। दूसरा क्या जानकारी मिलता है? दूसरा मिलता है कि अभिकारक में है ना, अभिकारक में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, और यानी अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया होने के बाद कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, है ना। यानी अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया होने के बाद कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, आप लिख लीजिएगा। ओके, दूसरा। आगे तीसरा क्या होगा, क्या पता चलता है बताओ? कि अभिकारक और प्रतिफल में अणु और परमाणु की संख्या। देखो, अभिकारक एवं प्रतिफल में, है ना, परमाणु और अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या के बारे में पता चलती है ना। क्या? अभिकारक एवं प्रतिफल के अणु और परमाणु संख्या, परमाणु और अणुओं की संख्या के बारे में पता चलती है। देखो, परमाणु और अणु किसे कहते हैं? देखो, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक ईंट है। क्या है? एक ईंट है। अब ये ईंट है तो सबसे छोटी इकाई किसी भी वस्तु का सबसे छोटी इकाई को हम लोग परमाणु बोलते हैं, है कि नहीं। जैसे हमारा बॉडी था, बॉडी सबसे पहले क्या बनती है? सेल से बनती है। तो सेल भी क्या है? ये सबसे छोटी परमाणु से भी कह सकते हैं। तो अगर एक बालू है, बालू और मिट्टी को अगर आप मिला देते हो तो एक क्या बनती है? ईंट बन जाती है। तो बालू का सबसे जो छोटा जो कण है वो है परमाणु, ठीक है। और वही बालू को हम और ज़्यादा मिला दिए तो वह क्या बन जाएगा? ईंट। यानी ईंट क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। ईंट हो जाएगा अणु। परमाणु सबसे छोटा होता है। अगर परमाणु को, बहुत ज़्यादा परमाणु को एक जगह मिला देंगे तब वो बन जाएगी अणु, ठीक है। तो हम लोग का मिलती है उससे अणु कितनी? देखो, इसका कितना, इसमें परमाणु है कि उसमें एक कार्बन है, एक में क्या होगा? 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो गया अणु हो गया। तो अणु और परमाणु के बारे में हम लोग का बताती है, अभिकारक और प्रतिफल दोनों का, है कि नहीं। चौथा और क्या बताएगा? दिमाग लगाओ। चौथा हम लोग को बताती है अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान के अनुपात को बताती है। क्या होती है? द्रव्यमान कहने की बात होती है कि उसकी वेट। देखो, मैं यानी मेरा कुल अणु की संख्या को हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु, अगर मान लिया कॉपी है तो कॉपी का कुल पेजों की संख्या को हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। मैं हूँ, मेरा कुल वेट यानी कुल अणु, कुल बॉडी के सभी पार्ट को मिला के अगर मिला देंगे तो हम क्या बन जाएगा? वो द्रव्यमान जमा है। मेरा हाथ, उसमें काउंटिंग करेंगे, ये हाथ करेंगे, पैर करेंगे, है ना, मूड़ी हो गया, जितना जो चीज़ है सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वो द्रव्यमान हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका दोनों तरफ बराबर होता है। देखो, इधर भी कार्बन 1 था, इधर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बराबर है। अगर बराबर नहीं रहता तो क्या होता है? हमने रासायनिक में यानी केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है रासायनिक संतुलित समीकरण के बारे में। अगर आप असंतुलित के बारे में पढ़ते हैं तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, है कि नहीं। आपको हो सकती है पॉइजन बन जाएगा। आपको बनाना है, आप चाहिएगा ना कि हमारा बनाते हैं ना चीनी के और नींबू के बनाते हैं, रस बनाते हैं, तो या तो आप उसमें नींबू ज़्यादा डाल दिए तो नींबू ज़्यादा डाल दें तो पता चले कि ले खट्टा हो गया, अब रस पीएच को तरह ने किया, है ना, तो दिक्कत हो जाती है। अगर असंतुलित समीकरण डाल देते हैं, असंतुलित समानांतर डाल देते हैं तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बराबर सब चीज़ मिलाया जाता है, यानी बराबर द्रव्यमान में, है कि नहीं। तो ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग का इतना चीज़ जानकारी मिलता है, और भी आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी इतना ही जानो, है ना, क्योंकि अभी ज़्यादा आपको एग्जाम में आता नहीं है, इतना ही आएगा।
ये तो हम मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको, लेकिन चलो भाई बता दिया है ना, क्योंकि शायद आ जाएगा तो भाई क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये आपको समझना कि इससे हम लोग का रासायनिक समीकरण से हम अभिक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ समीकरण से क्या क्या जानकारी मिलती है। तो समीकरण से जानकारी मिलती है कि अभिकारक एवं तत्वों के सूत्रों एवं संकेतों के बारे में पता चलती है। दूसरा कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लिया है, अभिक्रिया के बाद कौन कौन से पदार्थ बने हैं उसके बारे में बताती है, समीकरण बताती है ना। अभिकारक एवं प्रतिफल में परमाणु की संख्या के बारे में पता चलती है, यानी अभिकारक और प्रतिफल की कितना परमाणु की संख्या है, कितनी अणु की संख्या, उसके बारे में बताती है। अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान के अनुपात, दोनों साइड देखो है ना, इसका भी भार बराबर है, इसका भी बराबर है, तो दोनों तरफ भार की अनुपात यानी बराबर, अनुपात में तो होती बराबर, है ना, वो बताती है। ठीक है, अब ये क्या नहीं बताती है जो देखते हैं। देखो, क्या रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होने वाली सूचनाएं, क्या नहीं प्राप्त होती है। देखो आपके पास अगर कोई रासायनिक समीकरण, चलो मैं लिख देता हूँ, कोई कहाँ पे, यहीं पे लिख देता हूँ, है ना। चलो रासायनिक समीकरण ये को, चलो ये है, ठीक है, चलो यही अभी मानो है ना, ये वाला है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अगर इसको हम, तो इससे हम लोग क्या जानकारी नहीं मिलती है, तो ये हमें जानकारी नहीं देती है अवस्था के बारे में, अवस्था के, है ना, बारे में जानकारी नहीं देता है। देखो अवस्था कहने का मतलब क्या होती है, जैसे ठोस, गैस, द्रव्य, ठोस द्रव्य, इसके बारे में ये नहीं बताता है कि भाई ये ठोस है कि द्रव्य है। अब बताओ, यहाँ पे लिखा है कार्बन, तो कार्बन का पता चलता है कि क्या है, ये तो क्या है कि भाई ये लिखल है, सी तो लिखल है, तो सी लिखे से क्या पता चल जाती है कि ये भारी है कि हल्का है कि पानी है कि भारी है, क्या है, इसको कुछ नहीं पता चलता है। तो हमें रासायनिक समीकरण से हमें यह नहीं बताता है, किसी अवस्था के बारे में ये नहीं बताती है कि कौन सी अवस्था है कि नहीं। अब जैसे हम लकड़ी को छुएंगे तब ना पता चलेगा कि हाँ ये लकड़ी है, आदमी को छुएंगे तब कि हाँ ये आदमी है ना, सबका जानवर के शरीर है, ये आदमी के शरीर है, तो सब टच करेंगे तब ना पता चलता है। तो समीकरण मतलब होती है आप कॉपी पर लिखना, है ना, तो समीकरण मतलब कहीं पे आप काउंट कर सकते हो। तो समीकरण से हमें यह ना पता चलती है कि वो गैस है कि वो द्रव है। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है पता चलता है, वो तो सही कि दो गो ऐसे ओ है और नीचे दो लिखल है, अब क्या है पता नहीं चलता है। तो ये है ऑक्सीजन, जो कि हमारे ऑक्सीजन है हमारे आसपास घूम रही है, अनुभव कर सकते हैं, है ना। तब जब भी आप जिस चीज़ को टच नहीं कीजिएगा तो आप अनुभव नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हमें रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण से हमें ये पता नहीं चलती है। ओके, चलो दूसरा और क्या नहीं पता चलती है, हमें ताप कि वो कितना गर्म है, ताप यानी उष्मा, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी, मैं इसके बारे में बताता हूँ आगे, ठीक है। उष्मा क्षेपी, ठीक है ना। उष्मा शोषी मतलब उसमें उष्मा को ले लिया, क्या उष्मा को ले लिया। अब यहाँ पे आपके पास चलो मान लो कागज़ है, क्या है, कागज़ है, तो कागज़ जलेगा कहाँ, ऑक्सीजन में जलेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन रही तब ना जलेगी, तो कागज़ है ना। अब ये जलेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा, है कि नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। तो अब बताओ कागज़, तो कागज़ के ऐसी हवा, कागज़ को हवा में छोड़ देंगे, जल जाएगा नहीं, उससे पहले सलाई बार के आग उसे देना पड़ेगा। यदि पहले आग मतलब क्या होता है, उष्मा, तो पहले हम उसको उष्मा तब तक नहीं देंगे जब तक वो कोई चीज़ नहीं करेगा। तो अगर हम उसे उष्मा देंगे तब वो अभिक्रिया करती है, तब हम वो बोलते हैं कि उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब यहाँ पे क्या होती है, उष्मादीयता होती है। अगर मान लें कोई चीज़ अभिक्रिया कराएं और उसमें से उष्मा निकला, आग निकला, जैसे आप ले लोगे चूना, कैल्शियम ऑक्साइड आप ले लोगे, है कि नहीं। तो आप चूना ले लोगे, आप डाल दोगे पानी में, तो पानी डाल दो क्या होता है, वो खौलने लगती है। तो खौलने लगी, वो क्या है गया, अब वहाँ पे उष्मा निकल रही है, तो क्या उसे कहेंगे कि वो उष्मा क्षेपी है, समझा।
समझा कि नहीं समझा। तो वो ताप के बारे में वो नहीं बताती है। अब बोर्ड पे देखो चूना है और पानी है, तो पता चला कि बोर्ड कितना गर्म है, धुआं यहाँ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो समीकरण से हमें ये पता नहीं चलती है। दूसरा क्या पता नहीं चलती है, चलो तीसरा गति, है ना। गति के बारे में यानी चलो वेग, है ना, वेग के बारे में वह नहीं बताती है। वेग मतलब कि अब हम इस चूना को डालने में कहाँ पानी डालेंगे, अब वो कितना स्पीड से खोल रहा है, कितना स्पीड से ऊपर नीचे जा रहा है, पता चलता है। यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है कुछ हो नहीं, जब तक हम उसको नहीं देखेंगे, उसको चूना बाल्टी में उसको डालेंगे, तब उंगली डालेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ ये गर्म है ना, ये बहुत गर्म है, तब ना पता चलेगा। अब बोर्ड पे कुछ पता चल रहा है कि कौची है कि नहीं है, ये तो भाई समीकरण दिया हुआ है, तो समीकरण हमें ये नहीं बताती है। ओके, चलो यानी वेग के बारे में नहीं बता। और क्या नहीं बताएगा आपको, आपको मात्रा के बारे में नहीं बताएगा, है ना। कितना यहाँ पे चूना डालें, कितना पानी डालें, क्या बताता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं करें। एक्सपेरिमेंट करेंगे तब ना पता चलेगा कि हाँ एक चीज़ चूना डालेंगे तो ओकरा में 1 लोटा पानी डालेंगे, 2 के चूना डालेंगे तो 2 लोटा पानी डालेंगे, तब ना वो मात्रा बताएगी। तो समीकरण हमें मात्रा, वेग, अवस्था, ताप ये सब नहीं बताती है, ठीक है। तो आपको पूछेगा क्वेश्चन कि, है ना, कि रासायनिक समीकरण से क्या जानकारी मिलता है, तो जानकारी मिलता है क्या, बोलो। जानकारी मिलता है कि उसके सूत्रों के बारे में जानकारी मिलता है हमें, कौन सा पदार्थ बना, कौन सा पदार्थ भाग लिया, वो जानकारी मिलता है कि नहीं। लेकिन क्या जानकारी नहीं मिलता है तो आपको ये बता देगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा, है कि नहीं। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, समझे। देखो कोई चीज़ होती है रटने से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, जरा सा। चलो देखो अगला पॉइंट क्या है, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या है कि देखो पदार्थ जो होती है वो हर तरह की होती है। आपको ठोस भी होगा, गैस भी होगा, द्रव भी होगा। अगर मान लो ठोस, कोई पदार्थ ठोस है, ठोस यानी सॉलिड है, अगर ठोस है तो उसे हम एस से डिनोट करते हैं। मैं आगे बताता हूँ, पहले समझना। अगर वो द्रव है यानी लिक्विड है तो उसे हम आई से डिनोट करेंगे। अगर वो गैस है तो उसे हम उसे जी से डिनोट करेंगे। अगर वो जलीय विलयन है, इक्वा क्या होगा, तो उसे हम ए क्यू से डिनोट करेंगे। देखो कैसे, ठोस मतलब हार्ड, यानी जो कठोर वस्तु उसे हम ठोस कहेंगे। जैसे मैं भी ठोस हूँ, ऐसा थोड़ी कि एक फट मारोगे तो मैं धंस जाऊँगा, पानी ऐसा है कि नहीं होगा। तो ये मैं भी ठोस हूँ, आप भी ठोस हैं, ये मेरा बोल ठोस है कि नहीं। तो जो हार्ड है उसे बोलते हैं ठोस। जो पानी की तरह हो, जैसे आप ले लो पानी ले लो, रिफाइन, घी, तेल, दूध, दही, ये सब क्या है, सब है लिक्विड है, द्रव है। गैस, जो गैस है हवा में जो उड़ रही है वो गैस है, ठीक है। जलीय विलयन कि उसमें जल भी हो और वो वस्तु भी, जैसे दूध, तो दूध में क्या होता है, देखो दूध लिक्विड भी है, दूध क्या है, लिक्विड है, लेकिन उसमें पदार्थ, तरह तरह के पदार्थ मिलल है कि नहीं मिला है। चलो आप नहीं लो, वो नहीं लो, है ना। हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, तो खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी में चावल है, दाल है, मिलल है, और साथ पानी भी है, तो दोनों मिलल है, यानी वो क्या है, जलीय विलयन है। रस किस चीज़ का, नींबू का हो गया, चीनी का रस हो गया, उसमें चीनी की भी मात्रा है, जल की मात्रा, तो जलीय विलयन हो गया, है ना। आप चूना लेते हो, चूना का डालते हो, पानी में डालते हो, तो उसमें भी जलीय विलयन है कि नहीं, तो उससे हम बोलते हैं जलीय विलयन। देखो अब क्या करो कि आप घर दुकान जाओ, है ना, और ले लाओ, क्या ले लो, कैल्शियम ले लो। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता चूना होता है ना, चूना हम जो दुकान से लाते हैं घर पोताई वगैरह करने के लिए, या चूना जो दुकान में जो खाता है ना लोग, ऐसे ठोक ठोक के खाए खैनी, उसको भी वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम
ऑक्साइड, यानी इससे बोल देखो अभी चूना को हम लाए बाजार से, तो बाजार से लाएं तो क्या इसमें पानी डालें? नहीं, तो इसको कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहेंगे इसको? बिना बुझा, बिना बुझा हुआ चूना। समझा? इसको क्या बोलेंगे? बिना बुझा हुआ चूना इसे बोलेंगे। अब इसको ला के बाजार से हम क्या डाल दें इसमें? इसको डाल दिए पानी में, H2O, पानी इसको डाल दिए। जब इसको पानी में डालेंगे यार, इंक, ठीक है, डालेंगे इसको पानी में हम, तो क्या बनेगा? वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो इधर O एगो था, एगो यहाँ O, 2 गो हो गया, तो इसको गुना करेंगे तो 2 गो हो गया। H यहाँ 2 गो है, 2 गो H है। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये चूना आप लाते हो बाजार से, तो क्या होती है? वो ठोस होती है, क्यों? पाउडर के रूप में होती है, कोई ढेला भी होता है, तो ठोस है ना, हार्ड है ना, तो वो ठोस है। तो ठोस के हम लोग किसे डिनोट करते हैं? देखो ऐसे से, ऐसे यहाँ लगा देंगे, तो इससे क्या पता चलता है कि ये ठोस है। कौन सा अभिक्रिया में जो भाग लिया वो क्या है? ये ठोस है। अब जल क्या है? पानी की तरह लिक्विड होती है, तो लिक्विड किससे हम डिनोट करते हैं? आई से, तो ये हो गया आई। ठीक है, अभी क्या हो गया? अब चूना का डाला पानी में, तो वो खोला, उष्मा दिया, है कि नहीं? उष्मा के बाद वो ठंडा होता है, तो कुछ गिल्ला जैसा होता है, तो ओकरा में पानी भी है और वस्तु भी है, तो वो क्या हो गया? वो लिक्विड है, यानी वो नहीं क्या है? सो लिक्विड नहीं है, वो जलीय विलयन है। वो क्या है? एक क्यू है, जलीय विलयन है कि नहीं? ये क्या होती है? इसको जब पानी में हम डाल दिए तो क्या बन गया? ये बन गया कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी इसे बोलेंगे बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे? क्योंकि पानी अगर किसी चीज़ पे डाल देते तो बुझ जाता ना। आग में अब डाल दोगे पानी तो बुझ गया राख। तो चूना का हम चूना लाएं और डाल दिया पानी में तो बुझ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना हो गया ये। ठीक है, चलो अब देखो इसको हम बाल्टी में घोर दिए, क्योंकि उसमें पानी भी, अब चूना भी है ना, तो इसे बाल्टी में घोर दिए। तो अब इसको क्या है? इसको रंगेंगे हम, दीवार को रंगेंगे, या पानी आओ कम करके खैनी पे इसको खा सकते हैं लोग, है कि नहीं? इसको ही प्रयोग करते करें, प्रयोग करेगा। चलो देखो, तो अगर हम इसको रंगेंगे, दीवार को रंगे, तो क्या करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम दीवार पे रंग रहे हैं, तो दीवार पे हम रंग दिए, तो बाहरी में हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी क्या है? CO2 है। अब CO2 से यह अभिक्रिया करके ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, प्लस H2O बना लेता है। ठीक है, अब देखना ये क्या है? तो ये तो जलीय विलयन था, क्योंकि इसमें पानी था और चूना डाल रहे हैं, यानी ये क्या है? एक क्यू है कि नहीं? अभी क्या है? गैस है, क्योंकि हवा में उड़ रही है, गैस है। अब इस दीवार पर जब हम पोतते हैं तो कुछ देरी के बाद देखते हैं कि सूख जाता है, तो सूखता क्या बनता है? वो सूखने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बना, यानी क्या है? ठोस। सूखा हुआ तो ठोस है ना, ओ गया ठोस, यानी AC हो गया। अभी क्या है? जल, यानी आई है, इसको फिर सूख जाता है, सूखने के बाद यही चमकता है फिर हम लोग का चूना। समझा? अब देखो, अब आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ इसको प्रयोग करते हैं। देखो S ठोस में, लिक्विड में, है ना, जलीय विलयन में, गैस में G को। समझा? तो ये सब प्रयोग किया जाता है। आपको आगे भी इसको प्रयोग आपको भी करना है ना, तो आपको पता आप चलना चाहिए। अगर आपको लिखल रहेगा कि I, तो आप कहोगे हाँ ये क्या है? ये लिक्विड है, यानी पानी है ये। समझा? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे, अवक्षेप, उष्मा शोषी इंडोथर्मिक। देखो उष्मा शोषी किसे कहेंगे? कि वैसा अभिक्रिया जो ऊष्मा को शोषण करता है, यानी ऊष्मा को लेता है, उससे हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
क्या बोलते हैं उसे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे आप कोई चीज़ को जलाते हैं, लकड़ी हो गया, गोईठा हो गया, है ना, या तो आप कागज़ हो गया, इस सब को चीज़ जलाते हैं तो क्या ये खुद जलना शुरू होता है? ये पहले इसको ऊष्मा देते हैं तब जाके जलेगा। तो जब ऊष्मा देंगे, जब जलता है तब उसे क्या बोलेंगे हम, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, है कि नहीं? उसको क्या बोलेंगे, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो अगर हम देखो क्या जला बना रहे हैं हम, कार्बन, चलो लकड़ी है या कुछ भी आप ले लो, लकड़ी कोयला वही चीज़ होती है, कार्बन लकड़ी जलने के बाद कार्बन ही बनता है, वो कोयला होती है ना, काला काला, वो कार्बन होती है, ठीक है, वही कोयला है, ठीक है। फिर क्या होती है, वो ऑक्सीजन वहाँ पे है, तो बिना कोई भी वस्तु तो बिना ऑक्सीजन के जलेगी नहीं, तो ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, बोला सलाई मारेंगे ना, सलाई मार के क्या उसको देंगे, ऊष्मा देंगे, तब ना जलेगी, ऐसे थोड़े रख देंगे इसको तो जल जाएगा नहीं ना, जिसमें हम ऊष्मा दिए, ऊष्मा दिए तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, CO2। तो जब ऊष्मा देते हैं यानी ऊष्मा शोषी होती है, तो ऊष्मा को हम अभिक्रिया में रखते हैं कहाँ, क्योंकि अभिक्रिया में ना आग लगा रहे हैं तब ना अभिक्रिया करेगी। आप चूल्हा पे चढ़ा दो पतीला, यानी है ना, तसली वगैरह चढ़ा दो, ठीक है, उसमें आप चावल डाल दो, दाल डाल दो, मसाला तेल जो भी सब डाल दो, अब और मैं आग लगाई ना करो तो क्या खिचड़ी बन जाएगी, नहीं बनी। जब तक आप आग नहीं दोगे तो अभिक्रिया नहीं करेगी, नहीं करेगी तो खिचड़ी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो खाना नहीं मिलेगा, तो थाली पीड़ित रहो। तो जब तक है ना, तो इसको अभिक्रिया में ही किसको, ऊष्मा का देंगे हम, ठीक है। तो अगर आपको दिल रहेगा ऊष्मा कहाँ, अभिक्रिया में, क्योंकि अभिक्रिया होता है तब ना पता चलेगा कि हाँ अभिक्रिया हुआ है, इधर हुआ है। अभिक्रिया में अगर ऊष्मा आपको लिख देता है तो क्या कहेंगे हम, ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक, है कि नहीं। चलो दूसरा, ऊष्मा क्षेपी। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निकल रहा है, अगर अभिक्रिया में, अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा निकलती है तब हम बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी, यानी एक्सोथर्मिक, ठीक है। उसमें निकल रहा है, तो जब निकल रहा है, जैसे आप डाल दो चूना, एक राउंड डाल दो आप, क्या पानी डाल दो, तब क्या करेगा, निकलेगा, तो क्या निकलेगा, ये बनेगा कैल्शियम बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा, ऊष्मा बनाएगा, यही ना बनाता है। तो जब ऊष्मा निकलती है तब क्या कहेंगे, तब कहेंगे कि वो ऊष्मा क्षेपी है। ऊष्मा क्षेपी होता है कहाँ निकलेगा, वो अभिक्रिया के बाद निकलेगी, पहले तो नहीं निकलेगी। अगर पहले उसको देंगे तब ना ऊष्मा निकलेगी, अगर जिसको ऊष्मा दिए पहले उसको बोल दें ऊष्मा शोषी। अभी क्या है, गैस, अगर गैस अगर निकलेगा तो गैस का नीचे रहेगा, गैस ऊपर उड़ेगी ना, गैस कहाँ उड़ेगी, ऊपर उड़ेगी, तो हम इसको तीर से डिनोट करेंगे। अभी गैस थोड़े है, ये गैस है जलीय विलीन, तो बाल्टी में रह जाएगा, जो उड़ने वाली गैस रहेगी उसको हम क्या ऊपर तीर से डिनोट हम करेंगे, ठीक है। चलो, एक होती है अवक्षेप, प्रेसिपिटेटेड, ठीक है। देखो प्रेसिपिटेटेड, एक होती है अवक्षेप। अवक्षेप क्या होती है कि जलीय विलयन से अभिक्रिया होने के बाद ठोस पदार्थ बनती है, जिसे हम अवक्षेप कहते हैं। क्या बनती है, जलीय विलयन से अभिक्रिया करने के बाद ठोस पदार्थ बनती है, उसे हम अवक्षेप कहें। कैसे, आप ले लो दूध, क्या ले लो, दूध है कि नहीं, ये दूध है, तो दूध जब बनेगी तो क्या बनेगा, वो बनाएगा दही। दही कैसा होता है, तो देखते हैं वो ठोस की तरह होती है ना, होता है कि नहीं, दही फट जाता है तो देखे होंगे, तो ठोस की तरह होती है। तो वो ठोस अब कहाँ बैठेगी, नीचे बैठेगी ना, वो पानी तो दूध, अब देखे होंगे जब दही जब बनता है तो उसमें पानी अलग और जो दही होती है वो अलग हो जाती है, तो वो नीचे जाके कुछ जो भारी रहता है वो जाके नीचे बढ़ जाती है। तो जब भी अगर कोई ठोस वस्तु बनेगी तो भारी होगी, तो भारी होगी तो जलीय विलयन बन रहा है, तो जलीय विलयन बनेगा तो जाके नीचे बैठेगी, नीचे बैठेगी तो यानी हमको उसको कहाँ डिनोट करना है, तीर नीचे की ओर। तो वो कहाँ गया, नीचे चल गया, वो जो बना ना वस्तु वो कहाँ चल गया, नीचे चले गया, ठीक है। तो उसको तीर कहाँ करेंगे, हम डिनोट करेंगे तीर नीचे की ओर, समझा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तीर अगर ऊपर करेंगे तो कहाँ जाएगा, यानी गैस निकल रहा है, तीर नीचे करेंगे तो यानी अवक्षेप में कहाँ करेंगे, तीर ऊपर, तीर नीचे, और गैस में तीर ऊपर करेंगे। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए। चलो इसको है ना स्क्रीनशॉट कर लेना।
आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि यार आज 2-3 वीडियो बनाना पड़ा यार, आज थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।